नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हिस्ट्री के एक और शानदार सेशन में, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना सपोर्ट हमें यूँ ही करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा पहला क्या है। अंकोर वाट मंदिर 12वीं शताब्दी में कंबोजा यानी कंबोडिया के किस राजा द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है आपके सूर्यवर्मन द्वितीय, जयवर्मन द्वितीय, यशोवर्मन द्वितीय या इंद्रवर्मन प्रथम। मैं देखिए इस प्रश्न के साथ और भी जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको मैं बता दूंगा, आप साथ में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा तो सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है कंबोडिया के राजा थे और इन्होंने अंकोर वाट मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप जान लेते हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। इस मंदिर को बनाने का जो उद्देश्य था, सूर्यवर्मन द्वितीय जो राजा थे इनके अंतिम संस्कार हेतु एक मंदिर बनाना था। इन्होंने ये सोचा था कि जो सूर्यवर्मन द्वितीय हैं इनके लिए जो अंतिम संस्कार किया जाएगा उसके लिए एक हिंदू मंदिर बनाना था। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में ये हिंदू मंदिर बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन है आपके कुणाल, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था ऐसा राजा था जो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लेते हैं। जो मौर्य साम्राज्य था उसके संस्थापक और भारत के प्रथम सम्राट के रूप में भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, नंद साम्राज्य को हराकर मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। उन्होंने जो है पाटलिपुत्र और तक्षशिला के बीच 1000 मील लंबा राजमार्ग बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम अगर पूछा जाता है कभी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चाणक्य। और चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की यानी राजवंश की स्थापना करी थी? ऑप्शंस आपके हो जाएंगे रामपाल, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज या वत्सराज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर हम ये त्रिपक्षीय संघर्ष था क्या, तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था दोस्तों 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट वंश, इन तीन के बीच एक बहुत लंबा युद्ध चला था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है किसके किसके बीच में, तो गुर्जर प्रतिहार वंश था, पाल वंश था और राष्ट्रकूट वंश था। इनके बीच में एक बहुत ही लंबा जो है युद्ध चला था। अगर हम दोस्तों बात करें गुर्जर प्रतिहार की तो ये पश्चिमी भारत पर शासन करते थे, और पाल वंश की अगर हम बात करें तो ये बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया करते थे। और राष्ट्रकूट जो वंश है वो दक्कन क्षेत्र, जो कि आधुनिक आज के रूप में महाराष्ट्र और कर्नाटक को जाना जाता है, तो ये दक्कन के क्षेत्र पर ये राज किया करते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा, बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को निम्न में से किस राष्ट्रकूट राजा ने हराया था? ऑप्शन है आपके गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, ध्रुव धारावर्ष या इंद्र तृतीय। तो धर्मपाल को किसने हराया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव धारावर्ष ने हराया था। धर्मपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धर्मपाल जो राजा थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और ये कट्टर बौद्ध थे। इन्होंने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के लिए करीब 100 गाँव का दान दिया था, ठीक है। अगर ध्रुव धारावर्ष की अगर हम बात करें दोस्तों इनके बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के राजा थे ये ध्रुव धारावर्ष। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने कन्नौज में अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल, इन दोनों लोगों को हराया था। तो वत्सराज और धर्मपाल को हराने वाले कौन थे? तो ध्रुव धारावर्ष थे। इस राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा? ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न कैसे लगते हैं जरूर हमें बताइएगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका गांधार, ठीक है। तो ये जो गांधार है इसको ही ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता था। ये प्राचीन गांधार क्षेत्र जो है आज के रूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में विकसित हुआ है, उसी को कहा जाता था गांधार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे गंगईकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शंस आपके हो जाएंगे राजराजा चोल प्रथम, विजया चोल और तीसरा हो जाएगा हमारा राजेंद्र चोल प्रथम
और चौथा ऑप्शन है हमारा राजाधिराज चोल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गंगईकोंड चोल या गंगा नदी का विजेता जो है राजेंद्र चोल प्रथम को कहा जाता था। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। ये 1014 ईस्वी में अपने पिता राजराजा चोल के बाद शासक बने और 1044 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम क्या था, राजराजा चोल। इन्होंने जो है राजेंद्र चोल ने गंगा नदी तक एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, जिसके कारण इन्हें गंगईकोंड चोल या गंगा नदी का विजेता या गंगा लाने वाला भी कहा जाता है। ये 3 इनके उपनाम इनको दिए गए थे। और जो राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी सबसे पहले दोस्तों गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया था और इन्होंने ही गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हमेशा आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW का अर्थ क्या है। ऑप्शन से आपके डेटिंग तकनीक, मिट्टी के बर्तनों का प्रकार, निपटान पैटर्न या औजार बनाने का तरीका। तो NBPW है क्या एक्चुअली ये, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। और इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, ये NBPW का फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या मीन होता है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये अपने चमकदार काले रंग और जैविक रूपों की किस्मों के लिए जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। खिलजी, लोधी, तोमर या तुगलक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों तोमर जो वंश था, तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। जो स्थापना की अगर हम बात करें तो तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है ना। अनंगपाल तोमर इनको कहा जाता था। प्राचीन नाम दिल्ली का क्या था, तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर को शुरू में ढिल्लिका का नाम दिया था, ठीक है। दिल्ली नहीं था पहले इसको ढिल्लिका बोला जाता था, बाद में इसको दिल्ली कहने लगे। 1911 में जो क्या हुआ था, दिल्ली दरबार एक लगा था। तो दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जो एक थे जॉर्ज पंचम, वो आए थे। उन्होंने ही दिल्ली की आधारशिला रखी और भारत की राजधानी बनाने की इसकी घोषणा भी की थी कि दिल्ली को जो है भैया भारत की राजधानी बनाया जाएगा। और इंद्रप्रस्थ को अगर हम बात करें इसका नाम कैसे आया था, तो इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने बनाया था। ये जो दिल्ली शहर है ना, इसको पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और इंद्रप्रस्थ को बनाया किसने था, तो विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान कृष्ण के कहने पे, ऐसा हमारे महाभारत समय में कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या पोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आज जानेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अजातशत्रु को, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। अगर हम बात करें दोस्तों कितनी बौद्ध परिषद अभी तक हुई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 बौद्ध परिषद अभी तक हुई हैं। प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में हुई है, इसका संरक्षक अजातशत्रु था। और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो महाकश्यप जो थे वो इसके अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी जो बौद्ध परिषद हुई है ये वैशाली में हुई है, ठीक है। संरक्षक जो है अशोक को कहा जाता है, ये सेकंड वाले के हैं अशोक, ठीक है ना। और ये वैशाली में हुई है। और चौथी जो बौद्ध परिषद हुई है वो कश्मीर में हुई है और उसके जो है संरक्षक कनिष्क को जाना जाता है। और 5वीं जो बौद्ध परिषद हुई दोस्तों वर्मा में हुई है, ठीक है। इनके संरक्षक जो है राजा मिंडन को जाना जाता है। और 6ठी बौद्ध परिषद जो है वर्मा के रंगून में हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की है, ठीक है। दोनों को एक ही बारे में जाना जाता है। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना की है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दंडी ने, ठीक है। टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस या 10 कुमार चरित जो है दंडी ने इसकी जो है रचना की है। दंडी की और भी कई सारी रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे कि काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी कथा है, ये सब जो है दंडी की हैं। अगर हम बात करें दोस्तों रास बिहारी द्विवेदी की, तो इन्होंने भी कई रचनाएं की हैं। उनमें से कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बता दूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे कि वाल्मीकि की रामायण, ठीक है ना, प्यार पनघटों को दे दूंगा, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आ जाते हैं कालिदास जी। इनकी जो कई सारी जो फेमस जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी एक बहुत ही फेमस है। विक्रमोर्वशीयम है। मालविकाग्नि मित्रम है जो कि एक नाटक के रूप में जाना जाता है। और कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे हैं, जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की रचना है। तो बताना है किसकी रचना है। ऑप्शन से आपके बारबोसा, सईदी अली रईस, अल बरूनी या इब्ने बतूता। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। अगर हम बात करें दोस्तों बारबोसा की, तो बारबोसा ने एक बुक लिखी है, बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा, ठीक है। और सईदी अल रईस की एक जो बुक है वो है मिरात उल ममालिक। और इब्ने बतूता की है वो है रिहला। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन सभी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का वास्तविक नाम क्या था।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जहीरुद्दीन, खुर्रम, नसीरुद्दीन या सलीम? तो बाबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन जो है बाबर का वास्तविक नाम था। अगर हम बात करें खुर्रम की किसका नाम था, तो दोस्तों जो है खुर्रम जो है शाहजहां के बचपन का नाम था। ठीक है, शाहजहां के जो बचपन का नाम पूरा क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शाहजहां के अगर पिता का नाम कभी कोई पूछ दे, वैसे तो ईजी है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो जहांगीर जो है वो शाहजहां के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों बाबर के पिता कौन थे, तो उमर शेख मिर्ज़ा जो है बाबर के पिता हैं। और बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और माता जो है इनकी कुतलुग निगार खानम इनका माता जी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन से आपके अलाई दरवाज़ा, फतेह बुर्ज, चार मीनार या कुतुब मीनार। तो याद रखना है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई है और प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाई है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चार मीनार। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और चार मीनार का निर्माण जो दोस्तों है 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद अली कुतुब शाह ने करवाया था। और हैदराबाद में जो है प्लेग एक महामारी फैली हुई थी, उस टाइम प्लेग महामारी को खत्म करने की खुशी में फिर जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से किस भगवान की पूजा करते हैं? किसके? हंस संप्रदाय के। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा कृष्ण और राधा की पूजा करते थे। ठीक है, हंस संप्रदाय को दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको कई सारे और भी पॉइंट्स बता देता हूं। अगर हम बात करें दोस्तों इनके संस्थापक कौन है, तो निम्बकाचार्य जो है इनके संस्थापक हैं। हंस संप्रदाय के कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि इसको सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, कुमार संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा? कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं हंस संप्रदाय के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या हेक्टर मुनरो। तो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध में दोस्तों हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाता है कभी कब हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर को हुआ था और सन है 1764 को हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और भारत के त्रिगुट के बीच में हुआ था। जैसे भारत के नवाब लोग थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इन सब लोगों ने मुल्क के जो है इसमें भाग लिया था। लेकिन जीत अगर हम बात करें किसकी हुई थी, तो जीत जो है दोस्तों हेक्टर मुनरो के जो नेतृत्व में लड़ी गई थी लड़ाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1762 ईस्वी तक कंपनी के राज को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के.एम. पाणिकर जो थे, इन्होंने डाकुओं का राज बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना दी थी? ऑप्शन से आपके सामने है सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन के, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर या फिर हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की रचना दी थी जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने मिलकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? इन तीनों में से बना था। पहले तो इन तीनों के नाम जान लीजिए। लाल से संबंधित होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से होता है विपिन चंद्र पाल। इन तीनों लोगों को अक्सर नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन राइट आंसर जो हमारा प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। बात करते हैं कि लाला लाजपत राय को कब चुना गया था, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और लाला लाजपत राय ने 1921 में लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना भी दोस्तों करी थी। ठीक है, ये कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में की थी, 1921 में की थी। इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ था, उस दौरान इनका जो है सर फट गया था और उसके चलते बाद में ये रिकवरी नहीं कर पाए और उसी बीमारी के चलते ये इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। ठीक है ना, इनका निधन हुआ था, डेट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डेरोजियो या हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डेरोजियो को जो है प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी, वह किस राजपूत शासक की पुत्री थी? ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़, अम्बेर, बरार या मेवाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्बेर शासक की जो है
पुत्री थी। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जहांगीर की माता का नाम दोस्तों मरियम उज जमानी था और मरियम जो है अकबर की पत्नी थी, जिन्हें उनके जन्म के बाद मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई थी। मरियम के अन्य नाम क्या है? तो इनको हीर कुंवारी भी कहा जाता है, इन्हीं को जो है जोधाबाई भी कहा जाता है। ठीक है, जोधाबाई अक्सर देखा ना अपनी फिल्मों वगैरह में बताया जाता है, तो इनको मरियम को ही कहा जाता है। मरियम आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जहांगीर की अगर हम जन्म की दोस्तों बात करें तो 31 अगस्त को जो है जहांगीर का जन्म हुआ था और सन है 1569। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसे निरंकारी आंदोलन के जाना जाता है रूप में, इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबा बालक सिंह, बाबा गुरमीत सिंह, श्री सोहन सिंह या बाबा दयाल दास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबा दयाल दास। 1851 में बाबा दयाल दास ने रावलपिंडी में इसकी स्थापना करी थी और इसका उद्देश्य ये था दोस्तों, सिख धर्म को जो है जो कर्मकांड होते हैं ना दिखावे वाले, उनको हटाकर निराकार ब्रह्म की ओर ले जाना, मतलब निराकार की पूजा करने के लिए। इसी को निरंकारी आंदोलन कहा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबा दयाल दास। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्न में से कौन राज्यपाल बना था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका गयासुद्दीन तुगलक जो है वो राज्यपाल बना था। अच्छा, राज्यपाल को क्या कहा जाता तो उस समय? तो मुक्ति या वाली, ये दो नाम उपनाम थे राज्यपाल के। ठीक है, या तो मुक्ति कहा जाता था या फिर वाली कहा जाता था। और अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? इसको अली गुरशप के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश का दूसरा शासक जो है अगर कहेंगे तो भी अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन का उपनाम की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिकंदर ए सानी है इसका उपनाम है, सिकंदर ए सानी। और खिलजी साम्राज्य का अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत, जो खिलजी साम्राज्य था बहुत बीच में फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेके उत्तर भारत तक, उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा जो भारतीय साम्राज्य किसी का हुआ ही नहीं अगले 300 सालों तक, बहुत काफ़ी बीच में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो राइट आंसर हमारा फिलहाल क्या हो जाएगा? शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता किस काल में भारत आया था? ब्रिटिश, चंद्रगुप्त मौर्य या दिल्ली सल्तनत के काल में या फिर मुगल काल में आया था? तो इब्ने बतूता जो था दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। ये इब्ने जो बतूता अगर पूछा जाता है किसके काल में आया था तो राजा कौन था उस टाइम? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये उस टाइम राजा था। ठीक है, और इब्ने बतूता जो है दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था बाद में। अच्छा, उस टाइम जो काजी को जो है, आज जो काजी बोला जाता है ना, काजी को न्यायाधीश यानी जज बोला जाता था, तो ये दिल्ली का जज बन गया था। जैसा कि इसने अपनी पुस्तक में लिख रखा था, ये जो इब्ने बतूता था इसकी पुस्तक थी रेहला, इसी में ये सारी डिटेल मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके बीच लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज इससे संबंधित जो भी प्रश्न बार बार बनते हैं ना वो सारे क्लियर हो जाने हैं आपके इस वीडियो में। तो राइट आंसर फिलहाल हमारा हो जाएगा दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो पानीपत के कई सारे युद्ध हुए हैं, तीसरे से पहले भी हुए हैं, तो कब हुए थे और किसके बीच में हुए थे। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने जीत प्राप्त की थी। ठीक है, और पानीपत का दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर जीता था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो दोस्तों जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रानी साम्राज्य का कहा जाता है, तो इन लोगों के बीच में हुआ था। और यहाँ पे दुर्रानी साम्राज्य यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अब वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? इससे भी संबंधित आपके सारे प्रश्न आज मैं दूर कर दूंगा। ऑप्शन से आपके पटना, कानपुर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। तो हजरत महल ने जो दोस्तों है लखनऊ से जो है इसको लीड किया था 1857 के विद्रोह को। और उससे भी संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कौन से शहर से किसने लीड किया था। ठीक है, तो झांसी शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। ठीक है, कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह माने जाते हैं। और बरेली से खान बहादुर खान ने इसको लीड किया था। और इलाहाबाद और बनारस का जो नेतृत्व है वो लियाकत अली ने देखा था। फैजाबाद जो कि आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है वहाँ से जो है लीड किया अहमदुल्ला शाह ने देखा था। रामगढ़ से अवंतीबाई लोधी ने देखा था। फर्रुखाबाद से तफज्जुल हुसैन खान ने देखा था। और बैरकपुर से तो आप जानते होंगे मंगल पांडे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी विद्रोह की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कोलकाता, लखनऊ, मद्रास या फिर मुंबई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
लखनऊ से करी गई थी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो है अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी। संस्थापक की अगर हम बात करें दोस्तों तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था इसकी भारतीय किसान सभा का आयोजित करने का, तो इनका उद्देश्य था जमींदारी बिल्कुल खत्म कर देंगे, भूमि में सुधार लाएंगे और जो भी जिसके ऊपर टैक्स बकाया है यानी जिसके ऊपर ऋण बकाया है, जिसने कुछ पैसा उधार लिया वो भी माफ करवाएंगे, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? साइबेरिया, सिंगापुर, रंगून या फिर श्रीलंका? तो राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा रंगून। अच्छा, रंगून जो है वर्तमान में आज हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रंगून में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी, जब ये रंगून में निर्वासित कर दिए गए थे। और निर्वासित किए क्यों गए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान जो हमारे बहादुर शाह थे ये दिल्ली के शासक थे और अंतिम मुगल सम्राट भी इनको माना जाता है। 10 मई 1857 को जब मेरठ के सिपाही यानी मेरठ की छावनी जब दिल्ली पहुंचे थे तो बहादुर शाह जो जफर को विद्रोह का नेता बना दिया था और इनको उस टाइम एक उपाधि और दी गई थी, शहंशाही हिंदुस्तान की घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जो है इनके ऊपर पूरा दारोमदार डाला गया था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार को जब ये पता लगा तो इनको जब वहाँ से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, रफ़ी अहमद किदवई, काजी नजरुल इस्लाम या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। जो तैयब जी थे कांग्रेस के 1887 में मद्रास में आयोजित हुए तीसरे वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? भगत सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, CF एंड्रूज या चित्तरंजन दास? तो राइट आंसर हो जाएगा CF एंड्रूज जो थे इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। दीनबंधु का मतलब क्या होता है? तो गरीबों का मित्र कहा जाता है। दीनबंधु मतलब दीन माने गरीब और बंधु माने मित्र, तो गरीबों का मित्र इसको माना जाता है। यह उपाधि जो इनको दी किसने थी? तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखकर और ये देखा था ये गरीबों के प्रति बहुत सेवा भाव रखते हैं, इसीलिए इनको महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी दीनबंधु की। ठीक है, यह नाम जो है एंड्रूज को फिजी के ग्रिमिया मजदूरों ने भी दिया था। जो फिजी के मजदूर थे वहाँ से मजदूरों ने भी इनको दीनबंधु के नाम से जाना था क्योंकि वहाँ भी ये सबकी मदद करते रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन से आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पाषाण आश्रय के लिए। और इसको भीमबेटका क्यों कहा जाता है और ये कहाँ पर, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले में स्थित है ये भीमबेटका और इसकी खोज जो है VS वाकड़कर ने की थी और 1958 में की थी। ये भी याद रखिएगा, वाकड़कर ने 1958 में इसकी खोज की थी। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। इसका नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत काल से जुड़े होने के कारण जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो पांडवों में एक व्यक्ति थे भीम नाम के, उन्होंने यहाँ पे जो है आराम किया था, है ना, इसीलिए इसको जो भीमबेटका यानी कि भीम के बैठने का स्थान इसको कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पाषाण आश्रय के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान या त्रिलोक चौहान? तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता हैं दोस्तों वो सोमेश्वर चौहान थे। अगर हम बात करें दोस्तों इनके पिता कहाँ के राजा थे सोमेश्वर चौहान, तो ये अजमेर के चौहान राजा थे। और ये पृथ्वीराज चौहान की जो माता जी का नाम है रानी कर्पूरा देवी, ये कन्नौज की राजकुमारी थी। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन सी रहती है ना, पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से एक बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा था, तराइन का युद्ध। तो तराइन के 2 युद्ध लड़े थे, 1191 में और 1192 में। तो 1191 के जो युद्ध था उसमें तो अपने जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें छल कपट के दौरान जो है इसने ये युद्ध हार गए थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से। पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी वो संयुक्ता थी, आपने मूवी में भी देखा होगा, संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी के बारे में मूवी बनी है। अब इसके बारे में एक पॉइंट आप जान लीजिए, मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ कैसे था? तो कन्नौज के राजा जयचंद थे, उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पे हमला करने के लिए बुलाया था। और पृथ्वीराज को पता है एक खासियत थी, इनको 7 भाषाओं का ज्ञान और था। और ऐसा ये पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई के द्वारा जो लिखी गई है उसमें ही जानकारी पूरी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था?
पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य, काकतीय, पांड्य वंश या होयसल वंश। तो इस चालुक्य वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। चालुक्य वंश का अगर हम संस्थापक की बात करें तो दोस्तों पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। पुलकेशिन प्रथम ने जो है चालुक्य वंश की स्थापना की थी, संस्थापक माने जाते हैं। बादामी के चालुक्य थे उनकी राजधानी जो है वातापी मानी जाती है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्षवर्धन से जब लड़ाई हुई थी तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये बात प्रश्न कई बार बना है। चालुक्य वंश के शासनकाल में ये माना जाता है कि कर्नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता था चालुक्य वंश का जो शासन था। चालुक्य अगर वास्तुकला की बात करें दोस्तों तो ये वास्तुकला थी वेसर शैली जो है प्रमुख शैली इसकी थी। चालुक्य वंश के अंतिम राजा जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंतिदुर्ग ने हराया था, जो एक राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शोरतगोई जो है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। ऑप्शंस आपके सामने है, उज्जैन, साकेत, प्रयाग या पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र ऐसा एक राज्य था जो इनको दहेज में मिला था। अगला प्रश्न हमारा, इलाहाबाद स्तंभ की शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त, ठीक है। ये इलाहाबाद स्तंभ जो है ना, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, और ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एक हुए थे हरिशेन, इन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें जो है समुद्रगुप्त की तारीफ की गई, यानी प्रशंसा की गई, क्योंकि इसका प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा करना, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के गुरुदक्षिणा के रूप में निम्न में से कौन सा शहर दिया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने है, रावलपिंडी, नैनीताल, हस्तिनापुर या गुड़गांव। तो कौन सा शहर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव, जो आज के हरियाणा का गुरुग्राम के नाम से जाना जाता। तो गुरुग्राम का मतलब ही होता है कि गुरु का गांव। और ये कहा जाता है कि जब अर्जुन ने जो है मछली की आंख पर निशाना बनाया था, उस टाइम जो है गुड़गांव में ही ये घटना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोसल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर काशी। तो जो अवध को है दोस्तों कोसल के नाम से जाना जाता था। कोसल की राजधानी की अगर हम बात करें तो उस टाइम अयोध्या थी, और ये 16 महाजनपदों में से एक था। अवध के पहले नवाब की अगर हम बात करें तो सआदत अली खान प्रथम, ये जो है अवध के प्रथम जो है राजा थे। अगला प्रश्न हमारा, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या वसादिश। तो राइट आंसर हो जाएगा वसादिश जो है जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मामलूक वंश का संस्थापक कौन था? तो पहले तो ये जान लीजिए, मामलूक वंश जो है गुलाम वंश का दूसरा नाम है। अब आपको याद हो गया होगा आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मामलूक वंश जो है गुलाम वंश को ही कहा जाता था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।